गोली ही तो है, खाने से कोई मर थोड़ी जाएगा। मुझे तो लगता है ये कुछ ज्यादा ही शक करता है, किसी की अच्छाई की तो कद्र ही नहीं है इसे। कोई इसके साथ कितना भी अच्छा कर ले, ये लात ही मारेगा, इसीलिए ये जिंदगी भर गरीब ही रहेगा। ये बातें कानों में मक्खियों की तरह भिन भिना रही थीं। मुझे 2 पुदीने की गोलियां क्या दे दी, जैसे मुझ पर कोई बहुत बड़ा एहसान कर दिया हो और अब मैं किसी कुत्ते की तरह उनके आगे दुम हिलाऊं और थैंक यू बोलते हुए उसे निगल जाऊं। अमीर गरीब का फासला क्या इतना बड़ा हो गया है कि वे बिना सच जाने मुझ पर इस तरह का मोरल प्रेशर बनाने लगे। मेरे हाथ पैर ठंडे पड़ रहे थे, लेकिन फिर भी मैं बाहर से एकदम नॉर्मल दिखने की पूरी कोशिश कर रहा था। तभी ये पैसा फेंक तमाशा देख रहा पैसा हौर यानी कियान हूं बीच में कूद पड़ा और विलन बनते हुए बोला, कॉफी भी नहीं पीनी, पुदीने की गोली भी नहीं खानी। भाई तू गुओ शाओ से कोई पर्सनल दुश्मनी निकाल रहा है क्या? जानबूझकर नखरे दिखा रहा है? उसने अपनी कुर्सी को पीछे झटका और बड़े टॉन्टिंग अंदाज में खड़ा हो गया। उसे देखकर आसपास के क्लासमेट्स भी मुझे विलन वाली नजरों से घूरने लगे। अपने दिमाग में कुछ सेकंड्स तक नफा नुकसान का हिसाब लगाने के बाद मैंने सिचुएशन को संभालने के लिए शांति से वो पुदीने की गोली उठा ली। मैंने उसका रैपर खोला और उसे मुंह में डाल लिया। डालते ही एक बेहद तीखा और नाक में चढ़ने वाला कूलिंग ब्लास्ट मेरे पूरे मुंह में फैल गया। मुझे उसे निगलते देखकर गुओ यानजी की जान में जान आई और उसके चेहरे की स्माइल और गहरी हो गई। हाँ, अब हुई ना बात? क्यों, लग रहा है ना एकदम फ्रेश? मैंने जवाब दिया, थैंक यू। सच में ऐसा लग रहा है जैसे मेरा दिमाग अब सुपरफास्ट काम करने लगा है। मुझे अपनी आंखों के सामने वो गोली निगलते देखकर गुओ यानजी एकदम सेटिस्फाई होकर फ्रेश हवा खाने के लिए कॉरिडोर की तरफ निकल गया। जैसे ही वो गया, मैंने डेस्क पर सिर रखकर सोने का नाटक किया और अपना चेहरा अंदर की तरफ घुमाकर जीभ के नीचे दबाकर रखी वो पुदीने की गोली फटाफट अपनी हथेली पर थूक दी। दरअसल कुछ दिन पहले देर रात तक पढ़ाई करने के लिए मैंने ऑनलाइन कुछ पैसों में मिलने वाली सस्ती मिंट कैंडीज का एक पूरा बड़ा पैकेट थोक के भाव मंगाया था। शुक्र है कि उन दोनों गोलियों का साइज और कलर लगभग सेम था, वरना आज मेरा पोपट होना पक्का था। टॉयलेट जाने के बहाने मैंने उस स्पेशल मसाले वाली गोली को छुपाकर ठिकाने लगा दिया, लेकिन जब मैं वापस क्लास में आया तो देखा कि गुओ यानजी ठीक मेरी सीट के पास खड़ा था। मेरी डेस्क के अंदर रखा वो सस्ती मिंट कैंडीज का खाली प्लास्टिक का डिब्बा इस समय टेबल के ऊपर सज चुका था। उसे देखकर मेरा दिल जोर से धड़का। पिछले दरवाजे पर मुझे खड़ा देखकर कियान हू ने तुरंत गुओ यानजी को आंख से इशारा किया। गुओ यानजी झटके से मेरी तरफ घूमा और उसका चेहरा गुस्से के मारे एकदम काला पड़ चुका था। चैन यान, ये मिंट कैंडी का डिब्बा तो तुमने पहले से ही खरीद रखा था? मेरा दिल बैठ गया, पर मैं धीरे धीरे अपनी सीट की तरफ बढ़ा और दिमाग में तेजी से बचने का रास्ता सोचने लगा। इस गुओ यानजी की इतनी हिम्मत कैसे हुई कि वो बिना पूछे मेरी डेस्क की तलाशी ले? तभी कियान हू ने हवा में हाथ लहराया और उसके हाथ के गिलास का बर्फ जैसा ठंडा पानी सीधे मेरी स्कूल यूनिफॉर्म के जैकेट पर जा गिरा। अरे हुजी, अंधा है क्या बे? हमारे टॉपर को ठंड लगकर जुकाम हो गया तो क्या होगा? चैन यान, भाई फटाफट अपनी पॉकेट्स चेक कर, कोई पानी से खराब होने वाली चीज तो नहीं है उसमें? उनकी इस घटिया और नौसिखिया प्लानिंग को देखकर मुझे अंदर ही अंदर हंसी आ रही थी। मैंने एकदम सीरियस चेहरा बनाया और अपनी जैकेट की दोनों जेबें बाहर की तरफ खींचकर खाली कर दी। उनमें से सिर्फ एक छोटा सा पॉकेट नोटपैड नीचे गिरा। गुओ यानजी ने शक भरी नजरों से उसे 2-3 बार देखा और फिर हार मानकर चुप हो गया। मैंने अपनी जैकेट का पानी झटका और जैसे ही बैठा, गुओ यानजी फिर से अपना मुंह उठाकर आ गया। चैन यान, यार जब तुम्हारे पास पहले से ही मिंट कैंडीज थीं तो तुमने बताया क्यों नहीं? मैं खामख्वाह तुम्हारे लिए इतना परेशान हो रहा था। मैंने एकदम मासूम चेहरा बनाकर उसकी तरफ देखा। अरे वो तो कब की खत्म हो चुकी थीं, बस डिब्बा फेंकने का टाइम नहीं मिला था। और फिर मैं आपका दिल नहीं दुखाना चाहता था, सोचा आपके प्यार को क्यों मना करूं। मेरी आंखों में कूट कूट कर भरी ये नकली सच्चाई देखकर गुओ यानजी का शक थोड़ा कम हुआ। इसके बाद कियान हू के पानी गिराने का हर्जाना भरने के बहाने उसने किसी को भेजकर सीधे प्रीमियम मिंट कैंडीज का एक पूरा डिब्बा मंगवा लिया और मुझसे बोला कि इसे आराम से खाता रहूं। मैंने उसी वक्त ऑनलाइन जाकर वैसे ही दिखने वाले सस्ते वाले माल का एक और लॉट ऑर्डर कर दिया। फिर अपनी डेस्क के अंदर छुपे उन महंगे पुदीने के पत्तों को लोकल माल से चुपके से स्वैप कर दिया। गुओ यानजी के दिए उस स्पेशल गोलियों के पूरे डिब्बे को मैंने अपने अनाथालय के हॉस्टल के कमरे में ले जाकर एकदम सेफ जगह पर छुपा दिया। पूरे स्टेट में 4000 से ज्यादा बोर्ड एग्जाम देने वाले स्टूडेंट्स हैं, तो भाई को बड़ा धमाका करने के लिए बारूद भी तो ज्यादा इकट्ठा करना पड़ेगा ना, ताकि हमारे गुओ बाबू की कृपा पूरे डोंग जियांग स्टेट के बच्चों पर बराबर बरस सके। कहीं ऐसा ना हो कि पुदीना कम पड़ जाए और सिस्टम को लगे कि डोज कम थी, जिससे मेरे प्यारे क्लासमेट का नुकसान हो जाए और गुओ यानजी का पूरे स्टेट में रैंक 1 लाने का सपना अधूरा रह जाए। अगले दिन हमारा तीसरा मॉक टेस्ट था। मैं बड़े कॉन्फिडेंस के साथ एग्जाम हॉल में गया और शांति से अपना पूरा पेपर सॉल्व किया। जब मैं अपनी आंसर शीट सबमिट करने के लिए गुओ यानजी की सीट के पास से गुजरा तो उसने अपनी भौहें उचकाकर मुझे एक बेहद चीप और चिढ़ाने वाली स्माइल दी। मैंने भी उसे बड़े अदब से वापस स्माइल दी
और स्टेज पर जाकर पेपर जमा कर दिया। कुछ दिनों बाद जब तीसरे मॉक टेस्ट का रिजल्ट आया तो क्लास के मेन गेट पर सबकी रैंक वाली लिस्ट चिपका दी गई। मैं अभी लिस्ट के पास पहुंचा भी नहीं था कि मुझे हर तरफ से अजीबो-गरीब नजरें और ताने सुनाई देने लगे। अरे इस बार चेन यान को क्या सांप सूंघ गया, इतने घटिया मार्क्स, कहीं ऐसा तो नहीं कि पहले ये झूझाव के पेपर से चेप कर टॉपर बनता था। अरे गरीब घर का लड़का है ना, मेंटल प्रेशर झेल नहीं पाया होगा। बोर्ड एग्जाम पास आते ही नर्वस ब्रेकडाउन हो गया बेचारे का। मैंने भीड़ को चीरते हुए लिस्ट के पास जाकर अपना नाम देखा। मैं, जो हमेशा टॉप 3 में रहने वाली एक पढ़ाकू मशीन माना जाता था, इस बार पूरे स्कूल में 800वें नंबर पर खिसक चुका था। मैंने जानबूझकर अपने होंठ चबाए, जैसे मेरा सब कुछ लुट गया हो और मैं ये सदमा बर्दाश्त नहीं कर पा रहा हूं। रोती हुई आंखों के साथ मैं उस भीड़ से बाहर निकला और धीरे धीरे अपनी सीट पर आकर बैठ गया। थोड़ी ही देर में गुओ यानजी भी क्लास में आया। उसका चेहरा गुस्से में तमतमाया हुआ था। वो तेजी से मेरी डेस्क के पास आया और उसने जोर से टेबल पर हाथ पटका। चेन यान, इस बार साइंस में तुझे ये क्या बकवास मार्क्स मिले हैं? मैंने चुपके से अपनी जांघ पर इतनी जोर से चिकोटी काटी कि मेरी आंखों से सचमुच आंसू छलक आए। गुओ शाओ, मेरा तो पूरा पेपर ही चौपट हो गया। एग्जाम के टाइम पर मुझे इतना तेज बुखार था कि मेरा दिमाग ही काम नहीं कर रहा था। मैंने ओएमआर शीट में सारे ऑप्शंस ही ऊपर नीचे गलत मार्क कर दिए। इतना कहकर मैंने अपना सिर अपनी बाहों में छुपा लिया और कंधे उचका उचका कर फूट फूट कर रोने का नाटक करने लगा। तभी पीछे से किसी ने कहा, हाँ यार, इस बार तो चैन यान सच में डूब गया। 800 से भी पीछे रैंक आई है इसकी, बिल्कुल तेरे जितनी ही। ये सुनते ही गुओ यानजी एकदम सन्न रह गया। उधर मैंने अपना चेहरा आस्तीन में छुपा रखा था ताकि मेरी हंसी बाहर न आ जाए। भले ही मैंने गुओ यानजी की वो जादुई गोली नहीं खाई थी जिससे उसका सिस्टम एक्टिवेट नहीं हो पाया, लेकिन उसे शक न हो कि उसकी चाल फेल हो गई है। इसलिए मैंने खुद जानबूझकर अपने सारे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस के आंसर गलत मार्क किए थे। बड़े क्वेश्चंस भी आधे से ज्यादा खाली छोड़ दिए ताकि मेरी रैंक जबरदस्ती 800 के पार पहुंच जाए। और हमारा ये अमीर जादा गुओ यानजी तो पैदाइशी ढब्बू था, उसकी अपनी असली औकात ही 800 रैंक के बाहर की थी। अब हम दोनों के मार्क्स बराबर आ चुके थे। इस मास्टर स्ट्रोक से उसके किस्मत चुराने वाले सिस्टम के फेल होने का राज पूरी तरह से छुप गया। गुओ यानजी ने थोड़े अजीब और कड़े हाथों से मेरे कंधे को थपथपाया। चल छोड़, अब रोना बंद कर। बीमारी में पेपर खराब हो गया तो क्या हुआ? बोर्ड एग्जाम से पहले अपनी तबीयत ठीक कर ले, फिर देखना तू सीधा छक्का मारेगा। मैंने चैन की सांस ली। चलो ये बकरा आखिरकार जाल में फंस ही गया। मैंने अपनी आस्तीन से नकली आंसू पोंछने का नाटक किया और गुओ यानजी की आंखों में छिपी उस गहरी नफरत को अनदेखा कर दिया। गुओ यानजी, तुम सच में बहुत अच्छे इंसान हो। तुम्हारा खुद का पेपर अच्छा नहीं हुआ, फिर भी तुम मुझे हौसला दे रहे हो। गुओ यानजी का चेहरा अजीब सा बन गया। उसने बस एक ठंडी सी हूं भरी और वहां से कल्टी मार ली। बोर्ड एग्जाम्स के आखिरी 15 दिनों में अपने उस चोरी करने वाले सिस्टम को 100% सक्सेसफुल बनाने के लिए वो रोज नए नए बहाने बनाकर मेरे लिए खाने पीने की चीजें लाने लगा। कभी कोई इंपोर्टेड हाई प्रोटीन बार होता तो कभी विदेश से मंगवाया हुआ ओमेगा 3 फिश ऑयल। मैं उन सबको घर ले जाकर कूट पीसकर उनका बारीक पाउडर बना लेता था। हमारे लैंटिंग हाई स्कूल में बच्चों का लक अच्छा करने के लिए कैंटीन वाले रोज दोपहर को मुफ्त में एक स्पेशल सूप बांटते थे जिसका नाम था एग्जाम पासिंग सूप। मैं अपनी पढ़ाई का खर्चा निकालने के लिए कैंटीन के किचन में पार्ट टाइम काम करता था और ये काम मेरे लिए बिल्कुल सोने पर सुहागा साबित हुआ। जब मैं भागकर किचन में पहुंचा तो वहां की आंटियां बड़े बड़े बर्तनों के आसपास खड़ी होकर काम में बिजी थी और सूप से गरम गरम भाप निकल रही थी। ली आंटी, आप थोड़ी देर आराम कर लो, आज इन सूप के बर्तनों की जिम्मेदारी मैं संभाल लेता हूं। मैंने फुर्ती से बड़ा सा चमचा अपने हाथ में लिया और उस गरम भाप के पीछे छुपकर अपनी आस्तीन में छिपा पैकेट हाथ में ले लिया। इस पैकेट में पिछले आधे महीने की मेहनत थी, गुओ यानजी की दी हुई गोलियों और प्रोटीन बार का वो मिक्स पाउडर। मैंने चमचे को सूप के बड़े बर्तन में गोल गोल घुमाया और हाथ की सफाई दिखाते हुए उस पाउडर को खोलते हुए सूप में पलट दिया। वो पाउडर गरम सूप में जाते ही पलक झपकते ही ऐसे गायब हो गया जैसे गधे के सिर से सींग, एक बुलबुला तक नहीं उठा। अपना लंच लेकर जब मैं बाहर आया तो रास्ते में मुझे गुओ यानजी और कियान हूं मिल गए। गुओ शाओ, आज कैंटीन का ये स्पेशल सूप बहुत टेस्टी बना है, आप भी एक कटोरी पीकर अपना लक चमका लो। गुओ यानजी ने घिन से अपनी नाक सिकोड़ ली और सूप की लाइन में लगे स्टूडेंट्स को देखकर तंज कसा। ये जानवरों के खाने जैसा फ्री का उबला पानी तुम जैसे गरीबों को ही मुबारक हो। उसने अपनी घड़ी देखी और कियान हू के साथ स्कूल के मेन गेट की तरफ बढ़ गया, जहां उसके घर के पर्सनल शेफ की बनाई जापानी डिशेज उसका इंतजार कर रही थी। दूसरी तरफ कैंटीन के अंदर ऑलमोस्ट हर स्टूडेंट अपने अच्छे लक के लिए उस सूप की कटोरी खाली करने में लगा हुआ था। उस दोपहर किचन के वे चारों बड़े बर्तन पूरी तरह से साफ हो चुके थे। चमचा चलाते चलाते भले ही मेरी कलाई में दर्द होने लगा था, लेकिन मेरा दिल अंदर ही अंदर खुशी से नाच रहा था। अगले दिन आखिरकार बोर्ड एग्जाम्स का बिगुल बज गया।
मैं अपना ट्रांसपेरेंट एग्जाम पैड लेकर हॉल में गया और